Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today we'll start our discussion with a new topic, France becomes a constitutional monarchy. As you know that we are studying the chapter first of history, French Revolution, through the several videos. Now here I am again with a new topic of this chapter, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कैसे फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में स्थापित होता है, इस टॉपिक को लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? इन द लास्ट वीडियोज वी हैव सीन अबाउट द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, हाउ डिड द पीपल स्टार्टेड टू रिवोल्ट एंड द किंग वरीड अबाउट दीज, देयर वॉज अ स्ट्रगल बिटवीन द पीपल एंड मोनार्की। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। कैसे रेवोल्यूशन का आउटब्रेक होता है, रेवोल्यूशन कैसे होना शुरुआत होती है, उसकी क्या बैकग्राउंड था, कैसे राजा और जो मोनार्क है और जो कॉमन सिटीजन है उनमें उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ ली। Now what we are going to discuss today, we'll see that how did France became a constitutional monarchy. अब आप सोच रहे हो कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये क्या नई वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता क्या है? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स द पावर ऑफ द किंग विल बी लिमिटेड और कंट्रोल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, just like as in Britain where their king or queen will have to rule according to the parliament, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान और मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, यानी ऐसा राजतंत्र जो संविधान के द्वारा कंट्रोल हो, नियम और कानून के तहत चले, है ना। किंग के पावर को कुछ लिमिट में रखा जाए, कुछ कंट्रोल किया जाए, कैसे? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में आज भी किंग और क्वीन हैं, आप सुनते हैं ना, प्रिंस चार्ल्स, रानी एलिजाबेथ, ये सारी चीज़ें आज भी हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड हैं किसके द्वारा? वो सारी चीज़ें चलती हैं अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लुक हियर, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 limited the power of the monarch. National Assembly completed the constitution and decided to limit the power of the monarch through this. नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आती है, और क्यों लेके आती है? ताकि वो मोनार्क यानी किंग के पावर को कंट्रोल कर सके, लिमिट में ला सके। When the constitution framed, there was a basic structures of power separation. जब संविधान बनाया जाता है तो एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। नेशनल असेंबली जब संविधान बनाती है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक संविधान में एक बेसिक प्रिंसिपल लेके आती है। वो प्रिंसिपल क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण या शक्तियों का बंटवारा। अकॉर्डिंग टू विच द पावर विल बी शेयर्ड अमंग 3 डिफरेंट ऑर्गन्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। आप देखो सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ लिखा है ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। मतलब इसका ये मतलब है कि राजा की जो शक्तियाँ हैं उसको कैसे बांट दिया जाता है। राजा की शक्तियाँ नहीं, मतलब शासन की जो शक्तियाँ हैं उसको जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में बांट दिया जाता है। देखिए, इसको डिटेल में हम समझें उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। आप देखो बिल्कुल राइट हैंड में कॉर्नर में दिया हुआ है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। तो उससे पहले ये सेपरेशन ऑफ पावर देखने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि एक्टिव सिटीजन क्या है और पैसिव सिटीजन क्या है। ठीक है, बिफोर अंडरस्टैंड दैट वील हैव टू बी फेमिलियर विद एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। समटाइम्स इन योर एग्जाम यू विल फाइंड द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दैट हु वेर एक्टिव सिटीजन और हु वेर पैसिव सिटीजन। आपसे इस टाइप के 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। तो हम शुरू करते हैं एक्टिव सिटीजन के बारे में। देखो, मेन अबव 25, ध्यान देना, मेन नॉट वुमेन, मेन अबव 25 years who paid equal to at least 3 days of labor's wage enabled to vote। यानी in France there was a classification of the citizens based on the voting right. Active citizens were those who were having the voting rights, and in this category the male who were above 25 years and who paid the taxes equal to at least 3 days of a laborer's wages, they are enabled to vote। एक मैकेनिज्म था फ्रांस में, एक रूल था कि फ्रांस में
वोटिंग बेस पे लोगों को दो पार्ट में बांटा गया था, एक्टिव और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे? वो जो कि 25 ईयर्स से ऊपर के थे और जो टैक्स पेमेंट करते थे। टैक्स पेयर लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, और टैक्स कितना? कम से कम एक मजदूर की 3 दिन की सैलरी के बराबर, ठीक है, उन्हीं को वोट देने का राइट था। और पैसिव सिटीजन यानी रेस्ट ऑफ द ऑल पीपल आर पैसिव सिटीजन, इनएक्टिव, जिसको आप दूसरे वर्ड में भी कह सकते हो। रिमेनिंग मेन एंड वुमेन हु वर बिलो और अबव 25 years वर इन दिस कैटेगरी। दे डिडंट पे टैक्सेस एंड हैविंग नो वोटिंग राइट। ये चूँकि टैक्स नहीं पे करते थे इसलिए इनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था, है ना। तो इस तरीके से जो पीजेंट क्लास था या जो औरतें थीं उनको एक्टिव सिटीजन यानी वोट देने का अधिकार नहीं था। नाउ कम टू द टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की, जो हमने यहाँ पे अधूरा छोड़ा था। देखो, there were 4 million active citizens in France, so they were divided into two categories again. The highest taxpayer can be the electors and they were in number of 50,000. आप देख रहे हो ना, यहाँ इलेक्टोर्स लिखा हुआ है। इलेक्टोर्स कौन थे? टोटल 50,000 इनकी संख्या थी और ये वो लोग थे जो कि हाईएस्ट टैक्स पेयर थे। Now these electors voted for National Assembly and can be the member of it. अब ये इलेक्टोर्स आप देखो यहाँ एरो से दिखाया हुआ है ना। इलेक्टोर्स जो हैं ये वोट करते हैं किसको? ये नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते हैं, है ना। और नेशनल असेंबली में मेंबर कितने होते हैं? देयर वर 745 मेंबर्स इन द असेंबली। एक्चुअली नेशनल असेंबली वर्कड एज लेजिस्लेचर। नेशनल असेंबली कैसे काम करती है? लेजिस्लेचर की तरह काम करती है, नियम कानून बनाने का, एंड मेक लॉज। सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली चोजन एज द मिनिस्टर्स एंड लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग। द किंग हैड द वीटो पावर। इन दिस वे द नेशनल असेंबली वर्कड एज एग्जीक्यूटिव। यही नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर की तरह तो काम कर ही रही है, साथ में इसके चुने हुए मिनिस्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं? ये किंग के पावर को कंट्रोल करते हैं। आप देखो यहाँ पे एरो से दिखाया हुआ है, नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो हैं मिनिस्टर चुने जाते हैं, यही किंग के पावर को कंट्रोल करते हैं और इस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव का भी काम करते हैं। मिनिस्टर्स चूज द जजेस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का भी ये काम कर रहे हैं नेशनल असेंबली के ही लोग। क्या करते हैं? ये वोट करते हैं किसको? चुनते हैं जजेस को नेशनल असेंबली के। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू दैट all the three powers now in the hands of the king and the king has become a constitutional monarch. इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ये सारा का सारा पावर जो है वो राजा के हाथ में है ना। और आप देख सकते हो कि इस तरीके से फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है, यानी मोनार्की खत्म नहीं होती है लेकिन वो नियम और कानून से थोड़ी सी बन जाती है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो इन योर बुक यू विल फाइंड दैट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, एक साइड में ब्लू कलर में अलग से आपकी बुक में दिया हुआ है थोड़ा सा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैन एंड वुमेन नहीं लिखा है, मैन एंड सिटीजन लिखा है ना। आप देखो, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। विमेन यानी औरतों की बात ही नहीं की गई है, सिटीजन्स कहा गया नॉर्मली सबको, ठीक है। These rights has been known as natural and inalienable. इस राइट को नेचुरल और इनएलिनेबल इसलिए कहा गया। इनएलिनेबल का मतलब होता है दैट couldn't be taken away, यानी वो जो इसको वापस हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है, नेचर से हमको मिला हुआ है, नेचुरली बाय बर्थ हम ये एंजॉय कर रहे हैं राइट्स हमारे, इसलिए इसको किसी को सीज करने का अधिकार नहीं है, ऐसा माना गया। It means these are the rights given to everyone, are natural, and it is responsibility of the government to protect these rights of the people. क्या कहते हैं फ्रांस में लोग कि राजा की जिम्मेदारी बनती है। उस समय के लोग क्या मानते हैं कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन्स। अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना ये वहाँ की सरकार का, वहाँ की राजा का कर्तव्य होगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई। आपने ये भी देखा कि एक्टिव सिटीजन को वोट देने का राइट था, यहाँ सिटीजन स्पेलिंग मिस्टेक है, और पैसिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट नहीं था।
ठीक है, तो आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, है ना। और आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। लास्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रांस जो है वो मोनार्की को कैसे ख़त्म करता है। अभी तक हमने क्या बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात की, यानी मोनार्की है, हाँ वो लिमिटेड हो रही है, कंट्रोल्ड हो रही है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो हमारा अगला वीडियो होगा वो ये होगा कि फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की, कैसे फ्रांस मोनार्की को अबॉलिश यानी खत्म करता है एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, और एक गणराज्य के रूप में स्थापित होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, like, share and subscribe my video, and don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Till then, goodbye, Jai Hind.